कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज जो है एसएससी एमटीएस का दूसरा दिन का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है, यानी कि 5 फरवरी आज के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न जो है आप लोगों के सामने हम सॉल्व करने वाले हैं कि कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे। जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम को दिए हैं, वो इस क्लास को अंत तक देखेंगे और जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उनके लिए तो और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल वाला पूछ रहा है और कौन-कौन टॉपिकों के ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आप एक बार रिवीजन या पढ़ लीजिए कहीं न कहीं से, तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे, पूरे के पूरे मैं 90 प्रश्न कराऊँगा, जिस तरीके के आप लोगों के मैथ से लेके, रीज़निंग से लेके, जीके से लेके, ये सारे के सारे प्रश्न मैं कराने वाला हूँ, ठीक है? तो क्लास को अंत तक अगर आप देखते हो, तो आप बेहतर स्कोर कर पाओगे अगर आपका एग्ज़ाम आगे आने वाले शिफ्टों में है तो। क्योंकि एक जो आइडिया है आप लोगों को मिल जाएगा, आपका जो डर है कि कैसा पेपर आने वाला है, ये भी खत्म हो जाएगा और आप लोगों को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, आप कर सकते हो, ऐसे प्रश्नों को किए हो, कर सकते हो। ये जो है थोड़ा-सा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, इस क्लास को अंत तक देखेंगे और जो मेरे दोस्त का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, तो देखिए आज के चारों ही शिफ्ट में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाएँगे, उसके आधार पे हम शाम में जो है 8 पीएम पे एक क्लास लाएँगे एसएससी एमटीएस का। तो जिनका भी पेपर 6 से लेके और 15 जो है 15 जो है फ़रवरी के बीच में होने जा रहा है, उनके लिए वो रामबाण क्लास होगा। तो उस क्लास को देखकर ही जाना आप लोग एग्ज़ाम हॉल में, तो 100% आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मैं उन प्रश्नों को कराऊँगा जहाँ से ये प्रश्न पूछे गए हैं आज के टॉपिक के। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था कि एमटी वासुदेव नायर को जो है 2025 में साहित्यकार एवं कवि के लिए जो है कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए स्टैटिक जीके का प्रश्न है और स्टैटिक से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल वाला पूछा था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग केवल उत्तर फटाफट से करते चलेंगे, ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं, तो हम केवल और केवल उत्तर देख लेंगे। पद्म विभूषण आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जो है जबरन श्रम पर जो है रोक लगाता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो रहा है, आप लोग बताएँगे। ये प्रश्न जिन्होंने भी यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है, क्या लगाया है कमेंट बॉक्स में बताएँगे और जो नहीं दिए हैं वो इसको टेस्ट पेपर के तौर पे सॉल्व करिए, क्योंकि आपके भी एग्ज़ाम हॉल में 100% ऐसा ही पेपर आएगा, क्योंकि एसएससी का जो नॉर्मलाइज़ेशन का नियम है, ये जो है इसके कारण हमेशा ही पेपर एक जैसा बनाता है, थोड़ा बहुत इधर-उधर करेगा, क्योंकि उसको भी जो है एक लेवल पे बनाना है। तो आर्टिकल 23 जो है आपको याद रखना था। तीसरा प्रश्न पूछा था कि द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है? पुस्तक से भी एक प्रश्न पूछा था, पुस्तक के लेखक कौन है, इस तरीके का, ठीक है? तो आपको पुस्तक के भी नाम याद रखने हैं। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं, ये जिन्होंने भी बताया है अमिश त्रिपाठी, बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था चौथा नंबर प्रश्न कि हेनरी लुइस विवियन डेरो डेरोजियो 1820 के दशक में किस कॉलेज के जो है शिक्षक थे? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो 1820 के दशक में किस कॉलेज के शिक्षक थे? तो ये थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए दिवस से भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है? कम से कम जो इंडिया में मनाया जाने वाला दिवस है उसको तो कम से कम आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो 7 अगस्त जो है आप लोगों को लगाना था ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था छठा नंबर प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना को जो है अर्थशास्त्र के जो है उदारीकरण के जो है रूप में जाना जाता है? और देखिए ये प्रश्न जो आप लोग कर रहे हो, ये देखना 2-3 दिन पहले मैंने जो क्लास कराया हुआ था, लमसम वहाँ से 40 से 50% प्रश्न तो मिल गए हैं, ठीक है? तो ये जो है आप लोगों को फ़ायदा होगा हमारे क्लास से।
8वीं जो है आप लोगों को लगाना था। 8वीं जिन्होंने भी बताया था ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न था कि भारत में पहली गैर जो है समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी? भारत में पहली गैर समकालीन जनगणना कब की गई थी, कब आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया था 1872, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि 2011 के जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में 2001 में 1 से किन किन अंकों की जो है वृद्धि हुई? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। क्या लगाया है आपने? तो जिन्होंने बताया है 9.21, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की जो है स्थापना की? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था और जिन्होंने बताया है कनौज या बिलग्राम युद्ध, तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अभी आपके मैथ के भी प्रश्न आने वाला है, रीजनिंग का भी प्रश्न कराऊंगा, ठीक है? मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। थोड़े से जो है धैर्य रखिए, बिल्कुल सारे प्रश्न कराऊंगा। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के जो है संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है, यहाँ पे आपको बात ध्यान देना है। सत्य नहीं है पूछ लिया है, फटाफट से बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया था यहाँ पे, भाषा एवं अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता तारित। अगला प्रश्न पूछा था कि भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? भारत कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की जो है अवधि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 में बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर खरीफ की मौसम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है खरीफ की मौसम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत आते हैं? भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे सरहद, बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से 13 नंबर प्रश्न पूछा था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता भारत में किस वर्ष में अधिनियमित की गई थी? तो जिन्होंने बताया था 1973, उनका राइट उत्तर था, 1973 में किया गया था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? ये प्रश्न पूछ लिया था आप लोगों से, बताइएगा। टेबल टेनिस में 274 सेमी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था कि फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग बनाकर इतिहास रच दिया, तो ये कौन थी? आप लोगों को याद रखना था, हीना जायसवाल। हीना जायसवाल, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि डायरेक्टर टैक्स कोड बिल भारत की संसद में कब जो है पेश किया गया था? डायरेक्टर टैक्स कोड बिल भारत की संसद में कब जो है पेश किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि 2010 में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था।
अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा जो है भारत का राज्य है जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको बताना था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अगर आपने बताया है तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गंगा के ऊपरी तट की जो है सहायक नदी नहीं है? देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के ऊपरी तट की सहायक नदी है? सहायक नदी है पूछ लिया था आप लोगों से, तो ये गंडक है। ऑप्शन नंबर जो है आपको बी लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ से निकलती है? वह कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन आपके सामने पूछा था। तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे कि मणिपुर की जो है पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही उनका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था कि किस राज्य में विस्तृत नाव दौड़, पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रदर्शनों के साथ व्यापक रूप से ओणम त्योहार मनाया जाता है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना था, केरल। केरल जिन्होंने बताया था उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था कि नटन नटजली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नटजली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आप लोगों को बताना था, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा था रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया था अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारीकर्ता कौन था? तो इस रिपोर्ट को जारी करता जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। अगला प्रश्न पूछा था कि झारखंड में मेहमानों के लिए मुंडा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो झारखंड में मेहमानों के लिए, मुंडा जनजाति के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि पाइका किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना था। अगला प्रश्न पूछा था कि अखम लक्ष्मी देवी ने किस नृत्य के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये मणिपुरी के लिए इनको प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना था। अगला प्रश्न पूछा था कि पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण करने वाले पंडित चतुरलाल किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर तबला से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान जिन्होंने बताया है यहाँ पे तमिलनाडु, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। सलाल परियोजना का जो है निर्माण किस नदी पर किया गया है? सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 जिन्होंने बताया था चिनाब, ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पे कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 29 जिन्होंने बताया था असम में है, बिल्कुल राइट उत्तर था उनका। अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी जो है पौने धर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? तो ये जो है आप लोगों को सिरोको जो है लगाना था, सिरोको। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। अब देखिए गणित के प्रश्न यहाँ से अब करेंगे हम लोग, जीके के प्रश्न हो गया। गणित में पूछा गया था यहाँ पे कि यदि एक टोकरी में सेब और नाशपाती जो है 5:8 के अनुपात में है तो टोकरी में नाशपाती का जो है प्रतिशत आप लोगों को बताना था। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न था,
और मुझे लगता है कि आपने बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर लिया होगा अगर आपने हमारे क्लासेज किए होंगे तो। अब देखिए जो नहीं किए हैं वो तो फंस जाएंगे। और देखिए इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला आपसे फिर से पूछेगा, जिनका भी पेपर अभी बाकी है। तो उनसे मैं कहूंगा कि इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको हम कराएंगे 8 PM पे रामबाण क्लास, ठीक है, जिसमें इसी लेवल के जो आज के प्रश्न पूछे गए हैं इसी के आधार पे वो पेपर होगा, ठीक है। तो उसको जरूर ही देख लीजिएगा, 100% वहां से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में लड़ेगा ही लड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5:8 लिखा है, मतलब यहाँ पे टोकरी में सेब, यानी कि एप्पल और ऑरेंज को बोला गया है कि भाई साहब अगर एप्पल 5 है तो ऑरेंज 8 है, ठीक है, इस तरीके का अनुपात दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इस टोकरी में नाशपाती लिखा है ना, नाशपाती, चलो अब तो वो लिख दिया हूँ, अब छोड़ दो, मुझे लगा ऑरेंज। चलो उससे हमको क्या करना है, कुछ भी हो। इसने पूछा है टोकरी में नाशपाती, तो नाशपाती आपके पास कितना है, 8। टोकरी में कोई पूछेगा टोटल कितने सामान हो जाएंगे, तो 8 और 5 13 टोकरी में पूरे के पूरे सामान हो गया। तो 13 और गुणे हो जाएगा 100। अब यहाँ से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 और बटा में हो जाएगा आपका 13। तो 13×5 = 65, 13×6 = 78, 6 हो जाएगा। कितना भाग दोगे तो आएगा 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, 13×6 = 28 और 2 20 हो गया, 13 कम है 13 हो जाएगा, यानी कि 61 आला आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि दो संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं जिसके अनुपात में है, इनका जो है लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, और पूछ लिया है आप लोगों को कि वो संख्याएं क्या है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न थोड़े से जो है, अगर भाषा से रिलेटेड आपको जानकारी है तो आप कर सकते हैं, नहीं जानकारी है तो फिर फंस जाइएगा। जैसे है तो बहुत सिंपल, जैसे पहला और दूसरा का अनुपात संख्या को बना लीजिए, एक है 7 तो 7x, दूसरा है 9 तो 9x कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका क्या दिया है, ये लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, इसका एलसीएम आप निकाल दो, कितना हो जाएगा, 9×7 = 63x। इसका एलसीएम हमने निकाला तो 63x हो रहा है दोनों संख्याओं का, ये कह रहा नहीं, ये तो है 630, यानी कि 63 से ये 63 कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। अब जैसे समझने की कोशिश करेंगे, x का वैल्यू 10 हो रहा है तो संख्याएं जब पूछेगा हम लोगों से तो यहाँ पे 7x, यानी कि 7 और x का वैल्यू रखेंगे तो 7×10, 10×7 = 70 हो जाएगा। पहली संख्या 70 और दूसरी 9×10 = 90 हो जाएगा, यानी कि 7 और 70 और 90 जिन्होंने भी बताया था उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। सिंपल था, आप कर सकते थे, थोड़े से जो है अगर आपने बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो। अगला प्रश्न पूछा था कि 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली गई राशि 3500 पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए साधारण ब्याज के प्रश्न है और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन यानी कि आपके पास कितना है, 3500 गुणे समय 4 गुणे दर 4%, भट्टा में कितना हो जाएगा, 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 4×2 = 8, 8×5 = 40 के जीरो, 8×3 = 24, 4×28, यानी कि ब्याज हमारा कितना बन रहा है, कहीं पे गलती हो गया क्या जी, 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली जाती है, तो राशि कितनी दी जाएगी, कितना हो रहा है यहाँ पे, 4×4 = 16 हो रहा है ना, 4×4 = 16 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 16, 16 से गुणा करो, 16×5 = 80 का हो गया जीरो, 16×3 = 48, 48×8 = 56 जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया, इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिएगा लाभ हानि के प्रश्न एक तो पूछा गया था और बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। आपको दिया हुआ था यहाँ पे भाई साहब क्रय मूल्य यानी कि सीपी आपको दिया हुआ था और एसपी आपको दिया हुआ था, सीपी यानी कि 500 और एसपी आपको 400।
अगर आप यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे तो 400 रुपये का सामान आप, सॉरी 500 रुपये का खरीदे हो, 400 में बेच रहे हो, तो आपको लॉस हो जाएगा। कितने रुपया का लॉस होगा? 100 रुपया आप घाटा में चल जाओगे। तो हानि प्रतिशत आपको निकालना है, तो कितने रुपये का हानि हुआ है? 100 रुपये का। कितने पे हानि हुआ है? तो आपके 500 रुपया पे ये हानि हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 के पहाड़े में 20 बचे 100, 20% की जो है आप लोगों को हानि यहाँ पे हुआ है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था रीजनिंग का कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर इसको जो है एक निश्चित तरीके से ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसी तर्क के पालन करते हुए इसको जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना था। अब देखिए था बहुत ईजी, अगर आप बेहतर तरीके से सीख के गए होंगे तो आपके लिए तो आसान होगा, पर जो नहीं किया होगा उसके लिए ये प्रश्न भी भारी हो गया होगा। जैसे समझने की कोशिश करेंगे तो लिखा है VDIG, अब इसको लिखा है यहाँ पे ZGKA। अब लिखा किस तरीके से है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो भी होता है 22 पे, और आपको कोड होना चाहिए याद, ये 26 पे होता है, भी होता है 22 पे। तो 22 से 26 क्या किया है, यहाँ पे 4 जोड़ दिया, ठीक है। डी होता है 4 पे, जी होता है 7 पे, यानी कि यहाँ पे 3 जोड़ दिया। आई होता है 9 पे, और ये होता है कितना पे, 11 पे, यानी 2 जोड़ दिया। जेड होता है और ये ए, यानी कि यहाँ पे 1 जोड़ दिया। मतलब 4 3 2 1, ये लाइन से जोड़ रहा है, आपको भी जोड़ देना है वही क्रम से। बी लिखा है, बी के बाद 4 जोड़ो, बी में 4, 2 में 4 जोड़ दो 6, 6 पे होता है एफ। जे होता है 10, 10 पे 3 जोड़ोगे 13 पे होगा एम। मुझे आगे बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मेरा उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम आप लोगों का पूछा गया था कि एक निश्चित कुटभाषा में होस्ट को जो है ये लिखा जाता है और टीम को ये लिखा जाता है, तो उसी कुटभाषा में जो है टी का कोड जो है आप लोगों से बताना है। टी का कोड आप लोगों से पूछ लिया था और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया था और कहा था कि ये टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा, और पूछ रहा है। कल भी पूछा था, आज भी पूछा है और आगे भी पूछेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो टी लिखा है, आप इधर देखो इन दोनों ही अक्षरों में टी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो टी दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों वाले लाइन में टी है। तो आपको वही काम करना है कि इन दोनों ही वर्ड में देखो ऊपर और नीचे क्या मिल रहा है, मुझे देखने को मिला 8, 8 जो है दोनों वालों में लिख दिया, यानी 8 ही टी का वैल्यू है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि एक निश्चित कुट भाषा में लाइफ इज रूड को जो है ये लिखा जाता है और दिस इज नॉट जो है लाइफ को ये लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में लाइफ को किस प्रकार से लिखा गया है या लिखा जाएगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था, ठीक है। अब देखिएगा ये प्रश्न थोड़े से जो है अभी जो मैंने पढ़ाया था उसी के आधार पर था, थोड़े से अगर आपने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया होगा तो इस प्रश्न के राइट उत्तर आप निकाल सकते थे। इसको जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको जो है ये लिखा है। हमसे किसका पूछा है? लाइफ। हम सबसे पहले लाइफ की ओर चलेंगे, इन दोनों में देखेंगे क्या लाइफ मिल रहा है। देखिए यहाँ पे भी लाइफ है और यहाँ पे भी लाइफ है। तो अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक है, और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए जी एन दोनों में कॉमन हो रहा है, जी एन दोनों में कॉमन हो रहा है, दोनों में यहाँ पे लाइफ कॉमन हो रहा है, तो जी एन जो है आपका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे एक कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब कंडीशन आपने समझ लिया, आप इसको सीधा सीधी बना लो। 121 प्लस लिखा है तो यहाँ पे माइनस लिखो, माइनस लिखा है तो यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, आपका कितना है 6, फिर भागा है तो यहाँ पे गुणा लिखता हूँ 16, फिर गुणा है तो भागा लिखता हूँ यहाँ पे 8, सबको चेंज कर दिया। 8 से यहाँ पे भाग दे दो 2 हो जाएगा, 2 गुणे 6 कर दो, 6 दूना का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। इधर तो हल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हल हो गया 12, प्लस है तो प्लस, फिर 121 में से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा 120, 120 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 132, 132 आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। आसानी से आप इसको कर लिए होंगे। तो आज के जो भी प्रश्न आप लोगों के पूछे गए थे मैंने
उसको यहाँ पे सॉल्व करा दिया है, ठीक है? पहले शिफ्ट का। तो अगर आपको आगामी आने वाले किसी भी दिन अगर आपका पेपर है, तो आपके लिए हम बहुत बेहतरीन क्लास शाम के 8 बजे अपलोड करेंगे। अगर आपका कल एग्ज़ाम है, तो उस क्लास को देखकर ही जाना, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको नोटिफ़िकेशन चला जाएगा, नहीं तो क्लास मिस हो जाएगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।